नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सियासी दलों ने ईवीएम पर शक जाहिर करना शुरू कर दिया था और जब चुनाव नतीजे आए तो उसके बाद पीएम मोदी ने कहा था, उम्मीद है अब 2029 तक विपक्ष इस पर बात नहीं करेगा। शायद प्रधानमंत्री विपक्ष की बड़ी सीटों को लेकर तंज कस रहे थे, लेकिन लगता है कि उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ईवीएम का जिन्न इतनी जल्दी फिर से सिर उठा लेगा। देश में ईवीएम के जरिए हुए चुनाव में जहां 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की, इसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाएं शामिल थी। इन आंकड़ों पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था, हमने लोकसभा चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा G7 देशों के सभी वोटर्स का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के वोटर्स का 2.5 गुना है। लेकिन इन सब के बावजूद ईवीएम पर शक बंद नहीं हो रहा। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से केवल 48 वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के चुनाव नतीजों पर शक खड़ा किया जा रहा है। दरअसल मतगणना वाले दिन काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके रिश्तेदार मंगेश थे, जिनके पास एक फोन था। बताते उस पर आने वाले ओटीपी से ईवीएम अनलॉक हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने स्थानीय अधिकारियों ने मीडिया में आकर इसका खंडन कर दिया है कि कोई हैकिंग नहीं हुई। लेकिन मंगेश पंडिलकर के खिलाफ गोरेगांव में 4 जून को मतगणना केंद्र के अंदर फोन के इस्तेमाल का केस दर्ज कराया गया है। अब यह विवाद और बढ़ गया है जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए यह मुद्दा उठा दिया और ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दे दिया। ब्लैक बॉक्स दरअसल हवाई जहाजों के अंदर एक रिकॉर्डर होता है। किसी हादसे के बाद ही उसकी जांच की जाती है, उससे पहले नहीं। टेस्ला के फाउंडर और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक ट्वीट में लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसे इंसानों या एआई के जरिए हैक किए जाने की आशंका कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसी ट्वीट को राहुल गांधी ने आज रिट्वीट करके ईवीएम पर फिर से शक जाहिर कर दिया। राहुल के बाद एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। उधर बीजेपी ने विपक्ष को इस पर खूब खरी खोटी सुनाई है और पूछा है, जब ईवीएम आपके पक्ष में नतीजे देती है तो सब ठीक, जब आपकी सरकार नहीं बनती है तो गड़बड़। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया है कि ईवीएम में किसी भी तरह से हैक करना संभव नहीं है, तो फिर विपक्ष बार बार उनकी बात को क्यों नहीं मानता? छोटी छोटी घटनाओं के जरिए हर बार ईवीएम पर शक खड़े करना कहां तक ठीक है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा। तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया ने दिखा रहा था, लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली है, इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। अगर हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो, लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है। तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा, ऐसा अनलॉक हो सकता है, लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए। मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता है। चुनाव की और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर जो सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से बंबई के चुनाव के बाद, उसका जवाब चुनाव आयोग से भी चाहिए, उसका जवाब देश को चाहिए, संविधान को चाहिए, लोकतंत्र को चाहिए। आखिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी डिनायल मोड में क्यों है? जब पूरी दुनिया से कंसर्न उठ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से कंसर्न उठ रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग आगे आकर के इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करता कि क्या मशीनों में कोई गड़बड़ हो सकती है या नहीं? और जिस तरीके की घटना बंबई में हुई है, मुंबई में हुई है, उस तरीके की घटना अगर हर जगह पे हुई हो तो चुनाव आयोग को चाहिए कि स्पष्ट रूप से बताए, क्योंकि ईवीएम पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।
ईवीएम क्या ब्लैक बॉक्स की तरीके से काम कर रहा है, इस बात पर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है आपकी सीटें बढ़ी हैं, इससे पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप चुनाव जीते हैं, बावजूद इसके बार बार आप शक क्यों खड़ा करते हैं? आखिर देश की जो एक चुनाव आयोग है उस पर भरोसा है देश के लोगों का, उस पर आप सवाल खड़े करके देश के लोगों का भरोसा क्यों तोड़ना चाहते हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है, ईवीएम हैक की जा सकती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने एलन मस्क का ट्वीट रिट्वीट किया है, जिसमें एलन मस्क ने कहा था कि कोई भी मशीनरी ऐसी नहीं है एआई के ज़माने में जिसको हैक नहीं किया सके। तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या देश को पुराने सिस्टम पर लौटना होगा, पुराने बैलेट पेपर वाले सिस्टम पर लौटना होगा जिसमें चुनाव नतीजे आने में कई कई दिन का समय लगता था? अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो गंभीर मसला सामने आया ईवीएम को लेकर, मुंबई की घटना हुई है, उस घटना को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है, वहां के एक सीट को लेकर जो एक जो है उम्मीदवार थे केवल 48 वोटों से जीते हैं शिंदे गुट के, उनके रिश्तेदार अंदर पहुंच के फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। उस बात को लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ऐसा करना कितना सही है, देश के लोगों को शक जाहिर करना कितना सही है। वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, सौरभ नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। विजय डोगरा साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। विजय डोगरा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, एक घटना के जरिए जिस पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार वो फ़ोन अंदर कैसे पहुंचा और क्यों इस्तेमाल किया गया, उस एक घटना के बहाने आप लोग पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें आपको भी इस बार अच्छे खासी कामयाबी मिली है, बहुत सीटें बढ़ी आपकी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उम्मीद है 2029 तक आप सवाल खड़ा नहीं करेंगे, बावजूद इसके केवल ये जिताने के लिए आप कर रहे हैं क्या ऐसा? नमस्कार जी, और आपको भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद अभी चुनावों से हम फ्री हुए हैं और चुनावों के दौरान एक दो बार चर्चा जरूर हुई, लेकिन अभी ये ईवीएम पे जो सवाल उठे हैं इस पे आप देखिएगा कि चुनावों से पहले एनडीए की सरकार केंद्र में थी, एलन मस्क साहब को यहाँ हिंदुस्तान में बुला रही थी और एन मौके पे उनका कार्यक्रम बंद किया। अब जो एलन मस्क ने जो एक जानकारी दी है, जानकारी के हिस्से जो बातें उठ रही हैं उनमें एक बात ये पक्की है कि अगर ये हैक नहीं हो सकती, कहा गया कि जब हमें बीपी पैड पे दिखता है कि हमने किसको वोट डाली और उसकी जो गणना है, बीच में कोई ऐसी घटनाएं भी घटी कि जितने ईवीएम में वोट डाले गए और जितने की काउंटिंग हुई वो भी कई जगह मैच नहीं हुआ। तो ये जो घटनाक्रम है, हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग, क्योंकि अब तो बड़े सालों से ईवीएम पे चर्चा हो रही थी कि ईवीएम हटा देनी चाहिए, बैलेट पेपरों पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन अगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया, उसके बावजूद भी ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपना वहां फोटो रखना चाहे, लेकिन बाद में ये कहा कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन मोबाइल अंदर गए और मोबाइल अंदर कैसे चले गए और वहां कौन से लोग थे जो ये छेड़खानी करते रहे, और दूसरी तरफ ये कहा कि इसकी कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, और जहां कहीं वोटिंग करने में टाइम लग रहा था तो ये कहा जा रहा था कि यहाँ नेट की कनेक्टिविटी के कारण ये सारा कुछ व्यवधान आ रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं ये समझ नहीं आई, इसको चुनाव आयोग भी पूर्ण रूप से बता नहीं पाया, किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बता पाया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पूछा कि यहाँ इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो वहां विजय डोगरा साहब एक सवाल है, क्या केवल मुंबई की जो सीट है केवल उसी पर आप शक जाहिर कर रहे हैं या पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसी बहुत सी सीटें हैं
जिसके ऊपर इस तरह की बातें हैं, और हजार वोट से कम मार्जिन वाली बहुत सी ऐसी सीटें हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया। ये सवाल तो जिनको हिंदुस्तान की सरकार यहाँ बुला रही थी चुनावों से पहले, ये उन्होंने उठाया है। और उन्होंने अगर प्रश्न उठाया है तो राहुल गांधी जी तो जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसमें भी ये कह रहे थे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय हमारे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हलफनामा दायर किया चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये जो एक लंबी प्रोसेस 7 चरणों में चुनाव करवाया, अगर ईवीएम पे इतना भरोसा था और ईवीएम के ऊपर इनको पता था कि ईवीएम में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है, फिर भी आप देखिएगा कि किस तरह से जिस दिन 4 जून को यहाँ चुनावों इसकी गणना हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी, उस दिन भी चुनाव आयोग ने 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये कहा कि नहीं अभी इसको हम स्थगित कर देंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा समय हो गया, इसकी कनेक्टिविटी का कोई पता। एक तरफ कह रहे हैं कि इसका ब्लूटूथ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये ब्लैक बॉक्स है। और अगर ब्लैक बॉक्स है तो ये मेल क्यों नहीं खाती है चीजें? जहां मेल नहीं खाती है, जहां प्रश्न चिन्ह उठते हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये कहा था, हमने चुनावों में भी कहा कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता ये जानती है कि किस तरह से यहाँ चुनाव हो रहे हैं। और उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने या हमारे जो इंडी महागठबंधन के लोग थे, सभी ने इन चुनावों में हिस्सा लिया। लेकिन आज एलन मस्क ने जो जानकारी दी, जिस ट्वीट के बाद ये सारा घटनाक्रम चला, इसके ऊपर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी अपना ये तौर तरीका साफ कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि असलियत क्या है। देखिए, चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था मुंबई वाली घटना पे। वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि कोई हैकिंग नहीं हुई है, जो फोन था इतना ही हुआ है कि अधिकारी ने उन्होंने मांगा कि हमें फोन करना है किसी को, और उनको फोन दे दिया, जैसे देते हैं कोई भाई बंदी में। ये गलती उनसे हुई है, ये अपराध, सुन लीजिए बात, ये अपराध हुआ है, इसके लिए हमने एफआईआर दर्ज कराई है, उसी दिन करा दी थी, जिसकी जांच चल रही है। तीसरे चौथे चरण में भी ऐसा घटनाक्रम घटा है। तीसरे चौथे चरण में भी इस तरह का घटनाक्रम कहीं घटा था। ठीक है, अब मुझे उसका याद नहीं है कि वो कहाँ घटा था और कैसे घटा था। वीरेंद्र मिश्रा जी, लेकिन ईवीएम की छेड़छाड़ को लेके तीसरे या चौथे चरण में भी इस तरह की घटना घटी थी। ठीक है वीरेंद्र मिश्रा जी, बार बार ईवीएम पे सवाल प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि शायद अब नहीं आएगा, लेकिन उनकी उम्मीदें खारिज कर दी विपक्ष ने और इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर ही सवाल खड़े हो गए। क्या कहिएगा? परीक्षार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस कुछ होता है। अगर वो फर्स्ट क्लास है तो सेकंड डिवीजन आएगा, 100% गारंटी होती है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं होता है। आज जब स्थितियां और परिस्थितियां भारतवर्ष की बदल चुकी हैं और ईवीएम पे सवाल उठाकर निश्चित तौर से ये इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि इनकी जो 99 सीटें आई हैं, तो क्या ये ईवीएम का कमाल है? लेकिन आज अभी डोगरा साहब कह रहे थे कि हैंग होता है, इनके कुंवर साहब आज भी इस सवाल को उठा रहे हैं। संभवतः इन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, भारतवर्ष की जनता पर विश्वास नहीं रह गया है। और प्रश्न चिन्ह उठाना, किसी का भी कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा सकता है, हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु संस्थाओं पर उंगली उठाकर ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जो आम जनता जनार्दन जानती है और इनके चेहरों को पहचानती है। कल तक ये कहते थे कि इनका 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो हम सही कह रहे थे या वो जनता ने बता दिया। लेकिन अगर कहीं वो 400 आ जाता तो इनकी 99 सीटों का क्या होता? अब ये सवाल उठता है कि अगर किसी के जहन में ये भर जाए कि ऐसा ही गलत है तो उसका इलाज तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। सौरभ जी, वो बार बार बोल रहे हैं, एलन मस्क ने कहा है, एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी हैं,
जो जिन्होंने ट्विटर खरीदा है हाल फिलहाल में और जो बहुत सफल कारोबारी हैं, तो बड़ा नाम है पूरी दुनिया में उनके, इतने धन कुबेर हैं, तो वो इतने सफल हैं, अगर वो कह रहे हैं तो जरूर सही होगा, ये कह रहे राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, एलन मस्क जी कल क्या करते हैं, एलन मस्क जी को जानता है हर बुद्धिजीवी आदमी एलन मस्क के बारे में जानता है, लेकिन एलन मस्क ने सवाल उठाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना अपनी कहीं न कहीं अपने को खुद कटघरे में खड़ा करते हैं। आज जब सवाल देश दुनिया आगे जा रही है, तो क्या ये जो 7 चरणों की बात कर रहे थे, कल एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो गड़बड़, 7 चरणों में चुनाव हो तो गड़बड़, ईवीएम इनको 99 सीटें दे दे तो गड़बड़, अगर इनको 99 सीटों से 49 सीटों पर ला दे तो गड़बड़, कहीं कल ये 3 सीटों पे आ गए तो और गड़बड़। अब इस सवालों का जवाब तो ये खुद अंतरात्मा इनकी दे सकते हैं, और इस पे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के कमेंट आ गए हैं। क्या ये जब दुनिया 21वीं सदी में जा रहा है तो ये 14वीं सदी में ले जाना चाहते हैं? अब ये इनसे खुद में सवाल करना चाहिए कि ये कहां और किस दुनिया को पसंद करते हैं। ठीक है, राजीव गांधी की 21वीं सदी का सपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, या ये उस आजकालीन सभ्यता में लौटना चाहते हैं जहां पे घास फूस से रोटियां बनाई जाती। ठीक है, अब ये सवाल, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो जवाब लेता हूँ, छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं ईवीएम पर फिर सवाल खड़ा किया गया है। मुंबई के घटना, उसको लेकर ईवीएम पर शक जाहिर किया गया है, जिसने हाल ही में चुनाव नतीजे दिए हैं। डोगरा साहब, आपके पास आऊँगा, पहले अमिताभ कुमार जी से कमेंट ले लेता हूँ। अमिताभ जी, जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है, बार बार पहले भी उठा रही थी, फिर उठा रही है, और वो कहती है, और अखिलेश जी ने तो आज साफ साफ बोल दिया है, ईवीएम बंद करो और पुराने बैलेट पेपर वाले सिस्टम पर चलो। आपको लगता है कि देश को अब ईवीएम को कांग्रेस ही लेके आई थी, देश में कांग्रेस सरकार के दौरान ही लागू हुई थी, आपको लगता है कि उस सिस्टम पे लागू लौटना संभव है? कांग्रेस के पास हजारों जो हैं वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो हैक क्यों नहीं करवा लेते भाई? 500 सीटें ले आइए हैक करवा के। तो बुलाया गया कि आओ यहाँ पे हैक करो, सामने टेबल पे रखा है, करो हैक, एक नहीं गया। आप अपने हार की हताशा में अपने संवैधानिक संस्थाओं को इस कदर दुनिया भर में बदनाम करते हैं और दूसरे लोगों पे आरोप लगाते हैं आपकी वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या किसने की भाई? इमरजेंसी तक लगा दी थी, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। बहुत ही बेहद मतलब निम्न स्तरीय चर्चा रह गई है। अरे भाई, आपको पता है कि आपके पास हजारों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, करवा लीजिए हैक, आप करवा ही नहीं सकते। तो बकवास करके जो सीधी साधी जनता है, गरीब जनता है, उसके मन में अपने देश के प्रति, अपने देश के शासन के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आप जो अविश्वास पैदा कर रहे हैं, इस घटिया स्तर तक उतरने का मतलब क्या है? एलन मस्क मसीहा हो गए, बापू हो गए हमारे, कुछ भी बक देगा तो वो सही हो गया। बैलगाड़ी के राज में जाना है क्या? आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो सब कुछ गलत है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयानों पे चर्चा भी करना मुझे लगता है कि बेकार है। ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है, इनकी क्षमता ही नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं। विजय डोगरा साहब, मान लीजिए आप लोग बार बार बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी 1 साल में, 2 साल में बनेगी, नीतीश जी हमारी तरफ आएंगे, नायडू जी आएंगे, मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, तो क्या आप लोग अगले ईवीएम बंद कर देंगे और बैलेट पेपर पे शुरू कर देंगे चुनाव? अभी अमिताभ जी ने जो बात कही और उससे पहले वीरेंद्र जी कह रहे थे, हमने जब रिजल्ट आए, रिजल्ट को हमने कहा कि जो देश की प्रबुद्ध मतदाताओं ने जो मैंडेट दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने का मतलब ये है कि अब हमने नहीं कहा एलन मस्क को यहाँ हिंदुस्तान में आमंत्रित कौन कर रहा था? वो कारोबार के लिए आमंत्रित करना अलग बात है,
कारोबारी तकनीक के मामले में थोड़ी जो है उसकी बात नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं तकनीक की बात करता हूं। इस बात पे इनके कहूंगा, मुझे मौका दीजिएगा। ये जो ईवीएम का मसला है, ईवीएम को तो हमें नहीं पता कि अब ईवीएम में क्या होता है, क्योंकि आपको पता नहीं तो विजय जी, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के लोगों पर शक जाहिर कर रहे हैं। इतने बड़े देश की बात कर रहा हूं कि इस देश में ये प्रश्न उठा क्यों। हमने पीछे कहा कि हिमाचल में सरकार बन गई, कर्नाटक में सरकार बन गई, हमने कहा कि हमने ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठा। हमने अभी भी ये कहा, जब आपकी सरकार बनती है तो सवाल नहीं उठाते, जब आपकी नहीं बनती सवाल उठाते हैं। सवाल ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था, एक बार आपके इस टीवी चैनल पे, आपके ही टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का विरोध नहीं करती। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर राहुल जी ने कोई बात कही है, तो राहुल जी ने ये बड़ा सोच समझ के कोई बात कही होगी, इसका जवाब देना काम है इनका, चुनाव आयोग को बताना इसकी जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग विजय जी, चुनाव आयोग बता चुका है, हलफनामा दे चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, आप कैसे बताएं आपको? चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, एक ऑटोनमस बॉडी है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षक बॉडी है। तो आप बताइए अब वो क्या करे कि आपको भरोसा हो जाए, वो क्या करे? हमें भरोसा है, हमें 99 के लिए हमने भरोसा कर लिया। हम लोगों को जो इंडिया महागठबंधन के लोग थे, जितनी सीटें हमें मिली, हमने उस पर विश्वास कर लिया। हमने थोड़ी नहीं कहा कि अब ये जो प्रश्न अब उठा है, ये प्रश्न जिस व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहते हैं, अगर वो प्रश्न इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह अगर लगा रहा है और राहुल जी ने उसके ऊपर अगर को बात कर दी, तो ये बहुत विजय डोगरा जी, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं दुनिया भर की जो प्रेशर बनाने के लिए बहुत सारी बातें कहेंगी, आप सबकी बात उठाएंगे क्या? अपने देश पे शक जाहिर करेंगे? हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान की हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की हितैषी है, हितैषी थी और हितैषी रहेगी। इस देश की जो संस्थाएं हैं, इस देश की संस्थाओं को आजादी के बाद जब खड़ा किया गया तो वो कांग्रेस की सरकारें थी। ठीक है, थोड़ी नहीं कहा कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अमिताभ जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? दरअसल भैया को ये नहीं पता है कि इस बार जब चुनाव हुए थे ना, और हर बार चुनाव में देशी शक्तियां जो हैं वो चुपचाप यहाँ पे हस्तक्षेप करती हैं। वो भारत का विकास देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चुनाव में भी उन्होंने काफी जोर लगाया हुआ। यहाँ पे कैसे जो है सरकार डिस्टेबलाइज है, देश में विकास की स्थितियां जो हैं अच्छी न रहें, यहाँ हमेशा उपद्रव होते रहे, ऐसे बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। इसमें यूरोप से लेकर के अमेरिका और ये पाकिस्तान, चीन सब शामिल रहते हैं। हम जब इन चीज़ों को समझते हैं तो हमें अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, या उन्होंने कह दिया कौवा कान ले गया तो उस पर शोर बजाते हुए पूरे शहर में भगदड़ मचा देनी चाहिए। आपको मौका दिया था ना, मैं कह रहा 35-36 हजार जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की फौज रखे हुए हैं राहुल जी, और राहुल जी ही हर बार हंगामा करते हैं। अरे क्यों नहीं हैक करवा लेते हैं? बहुत अच्छा उनका मौका है, हैक करवा ले सारे मशीन। ठीक है, वो इस तरह की बातें। ठीक है अमिताभ जी। वीरेंद्र मिश्रा जी, आप लोग इनको कहिए कि भाई आइए, एक मीटिंग बुलाइए, सरकार आपकी है, राहुल गांधी जी अपनी टीम लेके आए और हैक करवा के दिखा दें, शक खत्म हो जाए। सम्माननीय पांडे जी, राहुल गांधी विदेशों में जाकर क्या कहते हैं ये आपको बखूबी मालूम है। चुनाव के पहले 21 प्रकार से भारत के लोकतंत्र का मजाक विदेशों में जाकर उड़ा रहे थे और टिप्पणियां कर रहे थे। ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो पाकिस्तान से इनके समर्थक उसको दोहराया करते हैं। ये भारत माता से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु भारतीय संविधान को बनाने वाले उस नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी जैसे लोगों को, सरदार पटेल जी के संविधान की ये हंसी उड़ाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। इस संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाकर कहीं ना कहीं अपने हानि लाभ का देखते हैं। आज इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस ईवीएम के सहारे हिमाचल, कर्नाटका, आज पंजाब में, उत्तर प्रदेश में
जहां पे इनकी सीटें नहीं थी वो आई। क्या ये नैतिकता के आधार पर अगर ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं तो उन्हें पहले नैतिक रूप से ये कहना चाहिए कि हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, हमें 99 सीटें नहीं मंजूर हैं, मैं इसे नैतिक रूप से त्याग पत्र देता हूं और मैं बैलेट के ऊपर चुनाव कराना चाहता हूं। अगर ये में हिम्मत है तो ऐसा भारतीय संविधान में प्रस्तुत करें, क्योंकि नैतिकता नहीं है। सवाल उठाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, कटघरे में खड़ा करना बहुत अलग बात है। जवाब लेते हैं विजय जी, समय कम बचा है। संस्थाओं और सेना के प्रति इनके जो जहर उगलते हैं वो निश्चित तौर से इन्हें गिरिबान में झांकने के लिए मजबूर करना चाहिए है और ये अपना आत्म मंथन करें कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है विजय डोगरा साहब, जवाब तो देंगे ही। मेरा सवाल का पिछली बार जवाब नहीं दिया था आपने। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको भरोसा हो जाएगा? क्या करे सरकार या चुनाव आयोग, ऐसा क्या करे जिससे आपको भरोसा हो जाए? एलन मस्क तो विदेशी है, उसकी बात छोड़ दीजिए आप। एलन मस्क से हिंदुस्तान को कुछ लेना देना नहीं है, खास करके कांग्रेस पार्टी का उसके साथ कोई एमओयू साइन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अभी चीन से तो हुआ है, चीन से होता है इनका, हो सकता है एलन मस्क भी कर लिए हो। किससे? चीन पूरे हिंदुस्तान में घुस रही है और मिश्रा जी सरकारें मूक दर्शक बन के देख रही हैं। वो कौन सा से ना हमारा चीन से कोई मतलब है। हमारा देश हिंदुस्तान को एकजुट रखना कांग्रेस का एक सबसे पहला मूल मंत्र है। और कांग्रेस अगर कोई विदेशी ताकतें अगर कांग्रेस हिंदुस्तान की तरफ देखती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। विजय जी आप इतना बताइए, समय कम बचा है, इतना बता दीजिए कि क्या करे सरकार, क्या करे, आप क्या करें कि आपका शक खत्म हो जाए? नहीं, सरकार ने क्या करना, सरकार तो बन गई है, उनको बधाई। तो तीसरी बार उन्होंने सरकार बनी है, उनको हम बधाई देते हैं। सवाल ये नहीं है, समाधान क्या, इसका समाधान बताइए ना। समाधान इसका सबसे बढ़िया समाधान ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा था कि ये 15% उनको ये जो हमारे बीपी पैड है उसकी कुछ गणना करके ये बताएंगे, बता दें। लेकिन हमने ये कहा कि जो मैंडेट जो जनादेश देश की जनता ने दिया है वो स्वीकार करती है कांग्रेस, इंडिया महागठबंधन स्वीकार करता है। तो शक खड़ा करते रहेंगे आप लोग लगातार। हमने सरकार बनी इनके, हमने कहा प्रश्न उठाए, प्रश्न तो उठा दिया आपने, अब तो उठा दिया सरकार बनने के बाद। प्रश्न तो जिनको ये न्योता देते हैं वो उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने अमिताभ जी भी कहा, ये इनका रवैया ठीक है, शक करते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, समाधान नहीं बताएंगे। 1 मिनट बचा है बस। मैंने कह दिया ना कि ये पश्चिमी देशों के पिछलग्गू लोग हैं। आजादी मिलने के बाद भी उनके पीछे पीछे चलते रहे थे। कभी भी भारतीयता की दृष्टि से प्राचीन भारतीय जैसे समृद्ध था और जो हमारे तौर तरीके थे उनको अपना करके देश को आगे बढ़ाने के बजाय इन्होंने वो जो समाजवाद और वामपंथ जो पश्चिमी देशों से उपजा जो अधूरे तंत्र थे उसको अपनाया, वादों को, और पूरे देश को 60 साल तबाह रखा। हालत ये हो गई कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा, लोग भूखे मरा करते थे। 91 में मजबूरी में जब IMF ने हाथ मरोड़े बांधे और इनको बाध्य किया कि आप उदारवाद अपनाइए, इन्होंने अपनाया, उदारवाद अपनाया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया, उससे देश को फायदा हुआ। ठीक है, उसी की आलोचना करते हैं। वही बात है कि मतलब शक खड़ा करते रहेंगे, समाधान नहीं बताएंगे और राजनीति होती रहेगी इन्हीं सब मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।